हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑटोमेशन एवं सीएनसी मशीन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि ऑटोमेशन क्या होता है। वैसे तो ये मैंने आप लोगों को सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में आप लोगों को ये पहले चैप्टर में ही पढ़ा दिया जाता है कि ऑटोमेशन और न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन क्या होती है या सीएनसी मशीन क्या होती है। ठीक है, ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन, मीन्स ऑटोमेटिक। ऑटोमेशन शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, ऑटो एंड मैट्स। ऑटो का अर्थ है स्वयं ही चलना, ठीक है, और मैट्स का मतलब है घूमना या मूव करना। ठीक है, मतलब कि स्वचालक, इसे मोशन से भी जोड़ सकते हैं, ऑटो मोशन। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन है। ठीक है, ऑटोमेशन मीन्स दैट द मशीन विच इज ऑपरेटिंग सेल्फ ऑपरेटेड मशीन, वी कैन से दैट। मतलब कि स्वचालित मशीन जो खुद से चले उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे मान लो ये कोई एक प्रक्रम है, ये हमारा ऑटोमेशन प्रक्रम है। अब इसमें हमें जो काम करने के लिए जो श्रम लगाना है, ठीक है, ये कोई प्रक्रम है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई कार्य यूनिट है और ये मशीन है। ठीक, तो ये ऑटोमेटिकली एक ड्यूरेशन में हमें पूरा काम करके दे देगी, इसी को हम ऑटोमेशन कहेंगे। ठीक है, स्वचालित निकाय में सभी कार्य मशीन या उपकरण द्वारा बिना मानवीय हस्तक्षेप के संपन्न होता है। उसके बाद हम बात करें स्वचालित निकाय की कुछ एग्जाम्पल्स, तो जैसे कि इसके मशीन टूल जो स्वचालित होते हैं, ट्रांसफ़र लाइन जो स्वचालित होती हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है ए प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह, औद्योगिक रोबोट, असेंबली निकाय। ठीक है, उसके बाद स्वचालित मटेरियल हैंडलिंग एवं स्टोरेज निकाय। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पे हैंडल करने के लिए जो मशीनें यूज होती हैं वो हमारी सब स्वचालित होती हैं। स्टोरेज निकाय जहाँ मटेरियल स्टोरेज होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक निरीक्षण निकाय, मतलब कि जो गुणवत्ता उसकी चेक कर दे। जैसे मान लो अगर हम कोई क्रैंकशाफ्ट बन करके आ रही है तो उसकी सभी डायमेंशंस को खुद ही चेक करके बता दे कि ये प्रोडक्ट सही बना है या नहीं बना है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक निरीक्षण निकाय। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है वो 5M मेथड और 5P मेथड के थ्रू होता है। ठीक है, तो 5M मेथड में क्या आता है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और मार्केट। यानी कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो उसमें कितने आदमी लगेंगे, कितनी मशीन काम में लगेंगी, मटेरियल कैसा लगना चाहिए, पैसा कितना लगेगा, खर्चा कितना आएगा, मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस को देख करके ही हम 5M मेथड बनाते हैं। 5M मेथड जब हमारा बन जाता है तो हम 5P मेथड बनाते हैं, जिसमें हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन एक्सिक्यूटिंग होता है। ठीक है, 5P का मतलब है सब में P का मतलब है प्रोडक्शन। ठीक है, P फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद एक्सिक्यूट करेंगे, एक्सिक्यूट करने के बाद प्रोडक्शन कंट्रोल करेंगे, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेट करेंगे, प्रोडक्शन को मोटिवेशन देंगे। मोटिवेशन मीन्स दैट जब हमारा वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्रोडक्शन, तो मोटिवेशन मतलब आगे के लिए भेज देंगे कि प्रोडक्ट अब मेरी ये फाइनल बन सकता है। ठीक, उसके बाद हम प्रोसेस इसका जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो दो फॉर्म से मिलकर के बनता है, एक होता है हमारा 5M मेथड और दूसरा होता है हमारा 5P मेथड। ठीक है, 5M मेथड में हमारा मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केट आता है, और 5P मेथड की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन एक्सिक्यूटिंग, प्रोडक्शन कंट्रोलिंग, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्शन मोटिवेशन। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम किसके अंतर्गत आते हैं, 5P मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो ये टोटल मेथड हमारा मिला करके हमें क्या बना करके देता है, प्रोडक्ट। तो ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से हम इसको चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ऑटोमेशन की, अगर हम डेफिनेशन दें, automation can be defined as the technology of performing a manufacturing process with the help of programmable signal. These signals are generated by the programmed instruction in the form of programmed command. ठीक है, तो जो भी हमारा ऑटोमेटिक मशीन होती है, जैसे मान लो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन है, तो उस मशीन्स में क्या होता है कि हम एक सेल्फ प्रोग्राम देते हैं
हम मशीन को बताते हैं प्रोग्राम दे करके कि तुम्हें जो पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। सबसे पहले ट्रिमिंग करनी है या फिर रीमिंग करनी है, ठीक है, या फिर मान लो स्टेप टर्निंग करनी है या फिर मुझे टेपर टर्निंग करवानी है। तो स्टेप बाय जब प्रोग्राम देते हैं तो उस प्रोग्राम को जो मशीन काम करती है उसी को हम बोलते हैं ऑटोमेशन। तो हम बोल सकते हैं कि स्वचालन उत्पाद की वह कला है जिसके अंतर्गत हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर पर आधारित उपकरणों का प्रयोग करके किसी संस्थान में उत्पादन को आसानी से नियमित या बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी प्रोडक्शन को हम अपने आप ऑटोमेटिकली मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस का प्रयोग करके हम उसे बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बोलें डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन का डेवलपमेंट कब हुआ था, तो 14वीं सदी की हम बात करें 14 से 15 तक, तो हमें केवल धातु कार्यों में जल शक्ति का प्रयोग किया गया था। उस समय जो भी काम होता था वो पानी के थ्रू होता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर 15 से 16 ईस्वी में लेथ मशीन की खोज हो गई, लकड़ी काटते थे हम। ठीक है, उसके बाद 1650 से 1850 की सदी की बात करें तो हम धातु प्रक्रम के लिए लेथ का इस्तेमाल करने लगे, ड्रिल मशीन का निर्माण हुआ। ठीक, उसके बाद हम बात करें 1850 के बीच में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का और ऑटोमेटिक लूम की खोज हुई। 1925 ईस्वी में रोबोटिक की खोज हुई। 1930 में मास प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफ़र मशीन की खोज हुई। ट्रांसफ़र का मतलब है लाइन में जो प्रोडक्ट बनते रहते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। और 1940 से 1950 ईस्वी की अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की खोज हुई। इस अवधि में सर्वप्रथम जो स्वचालन शब्द का प्रयोग था वो शुरुआत में किया गया था 1940 में। ठीक है, उसके बाद हम 1950 की बात करें तो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन आ चुकी थी हमारी 1950 में, जो आगे चल करके जिसी को नाम बदल के कर दिया गया कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर के सहायता से जब काम करने लगी तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हो गई। उसके बाद हम बात करें 1960 से 1970 के बीच तो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी, औद्योगिक रोबोट, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल मतलब पीएलसी की खोज हुई। ठीक है, तो इनसे जो काम करना था वो और भी आसान हो गया, मतलब कि रोबोट भी अच्छे से बनाना आसान हो गया क्योंकि पीएलसी ने बहुत ज़्यादा आकर के हेल्प कर दी है सर्किट डिजाइन करने में। उसके बाद हम बात करें 1970 से 1980 के बीच में तो मिनी कंप्यूटर जैसे उत्पादन प्रक्रम जैसे वेल्डिंग संयोजन में रोबोट का इस्तेमाल किया जाने लगा, मिनी कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाने लगा। 1980 से 1990 की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज हुई थी इस समय। तो 1990 और 80 में मतलब कि उस समय हम आर्टिफिशियल इंडस्ट्रीज का भी प्रयोग करने लगे, इंडस्ट्री में भी प्रयोग करने लगे। उसके बाद 1990 से अगर 2000 की बात करें तो हमारा CIM का निर्माण हुआ। CIM मतलब कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग या फिर रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग की खोज की गई। मतलब कि जब से हमारा 2000 से करीबन जो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है उसका शुरुआत होने लगा, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग हर जगह कंपनी में होने लगा, चाहे वो प्रोडक्शन हो या फिर वो मतलब कि कोई भी काम हो जो हमारा कंपनी के अंदर होता है, जितने भी प्रोसेस थे, वर्क प्रोसेस, वो सभी हमारे आने लगे कंप्यूटर के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम बात करें एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन की तो इसमें क्या होता है स्वचालन के अवयव में, तो स्वचालन के अवयव को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जब से सबसे पहला होता है हमारा पावर सोर्स। ठीक है, शक्ति सोर्स मतलब पावर सोर्स का मतलब होता है जो भी हम मशीन प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें पावर चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्वचालित मशीनें, जो भी मशीन हम प्रयोग करेंगे तो वो हमारी इंडस्ट्री के लिए स्वचालित होनी चाहिए, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, चाहे वो न्यूमेरिकल कंट्रोल हो चाहे वो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हो। उसके बाद प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए ताकि वो हमें बताए जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग करेक्टली और नॉट। ठीक है, जब वो अगर अच्छे से बन रहा है तभी हम उसे मतलब कि आगे बढ़ावा देंगे, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, नहीं तो हम उसे वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो यानी कि फीडबैक सिस्टम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर हम पावर सोर्स की बात करें, पावर सोर्स क्या होता है अगर हम इसको डिफाइन करें तो किसी भी निकाय या कार्यकारी पदार्थ बनाने के लिए शक्ति स्रोत की आवश्यकता होती है, जैसे मान लो विद्युत। ठीक है, ज़्यादातर हम विद्युत का ही प्रयोग करते हैं। ऑटोमेटिक मशीनों में जैसा कि मैंने बताया लेथ मशीन या उच्च गुणवत्ता वाली मशीनें होती हैं। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल रहें या रोबोटिक कंट्रोल रहें। ठीक है,
और स्वचालित पदार्थ स्थानांतरण एवं भंडारण के लिए भी ऑटोमेटिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। असेंबली लाइन में भी ऑटोमेटिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और प्रोडक्ट की गुणवत्ता कंट्रोल के लिए, मतलब कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है वो भी आजकल ऑटोमेटिक मशीनें ही मेजर करके हमें बताती हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसका बेटर अगर एग्जांपल मैं तुम लोगों को दूं तो वो होता है प्रोफाइल प्रोजेक्टर। प्रोफाइल प्रोजेक्टर पे हम किसी भी पार्ट को रख करके हम उसकी एक एक डायमेंशन को पॉइंट टू पॉइंट मेजर कर सकते हैं, जबकि किसी भी गेज के द्वारा हम किसी भी डायमेंशंस को हम पॉइंट टू पॉइंट मेजर नहीं कर सकते हैं। फीडबैक सिस्टम की हम बात करें तो फीडबैक सिस्टम में सेंसर आता है, एनालाइजर आता है, एक्चुएटर आता है और ड्राइव्स आता है। ठीक है, सेंसर क्या करता है, सेंसर जैसे फीडबैक सिस्टम पे लगा रहता है तो वो वहाँ पे सेंस करके हमें बताएगा कि प्रोडक्ट हमारा बन गया है या नहीं बन गया है। चलिए ठीक है, सेंसर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सेंसर एक स्वचालन निकाय का पहला सबसे महत्वपूर्ण अंग है। एक उपकरण की जिसकी सहायता से भौतिक गुणों में परिवर्तन की पहचान करता है। ठीक है, सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, मतलब कि ये पहचान करेगा, मतलब कि ये सेंस करेगा कि जो प्रोडक्ट बना है उसमें फिजिकल चेंज क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, और उनको भेजेगा माइक्रो कंट्रोलर के लिए या फिर मशीन के लिए भेजेगा, एमसीयू के लिए भेजेगा, मशीन कंट्रोल यूनिट के लिए। ठीक है, ट्रांसड्यूसर की सहायता से भौतिक गुणों को सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है। तो मतलब कि इसके पीछे क्या होता है, ट्रांसड्यूसर भी लगा रहता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फिजिकल पैरामीटर है जो सेंसर डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके आउटपुट सिग्नल के रूप में बाहर भेज देगा मशीन की तरफ। ठीक, एनालाइजर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, कंप्यूटर होता है, काउंटर होता है, टिम्बर होता है, बारकोड होता है, बारकोड रीडर होता है और ऑप्टिकल इनकोडर होता है। ये इन सब की सहायता से हम आउटपुट को पता कर करके हम बताते हैं। ठीक है, काउंटर काउंट करके बताएगा, टिम्बर अपना काम करके बताएगा। ठीक है, उसके बाद एक्चुएटर क्या होता है, उत्पादन आंकड़ों को विश्लेषण के पश्चात अगला चरण की प्रक्रिया को क्रियान्वित करना होता है। एक्चुएटर एक विद्युत सर्किट होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सिलेंडर या सेलिनॉइड रिले आदि। तो रिले के बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक, तो मेनली क्या होता है कि जैसे मान लो अगले चरण की प्रक्रिया क्या होनी है, तो ये एक्चुएटर क्या होता है, ये बताता है मशीन को कि अब इसमें एक चरण कंप्लीट हो चुका है। अगर इसे आउटपुट पे लगाते हैं तो अब इस पदार्थ को दूसरी चरण में भेज दीजिए। जैसा कि हम बात करें तो ड्राइव्स क्या होता है, ड्राइव सिंपल सी बात है, जैसे ड्राइवर से बनता है ड्राइव। ठीक है, ड्राइव का मतलब है जो चीज़ ऑपरेट करे। ऑपरेट क्या करता है, डीसी मोटर, विद्युत मोटर, स्टेपर मोटर, जो कि हमारे ड्राइव्स में आते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेशन, तो पुराने प्रक्रम को समझना। ठीक है, इनपुट या आउटपुट एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिटिक, चार्टिंग टेक्निक। चार्टिंग टेक्निक में हम चार्ट बना के समझते हैं कितना रिजेक्शन होता है। ठीक है, और कितना मतलब कि राइट प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, तो चैन एनालिसिस मतलब कि चैन सिस्टम होता है कंपनी में, पहले यहाँ पे टर्निंग होगा, दूसरी जगह पे रीमिंग होगा, अगली जगह पे ड्रिलिंग होगा, अगली जगह पे बोरिंग होगा। इस तरीके से लंबा सा चैनिंग प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, उसके बाद प्रक्रम का सरलीकरण, सिंप्लीफाई द प्रोसेस, मतलब कि जो अनावश्यक चरण होते हैं उनको हम रिड्यूस कर देते हैं, इसी को हम प्रक्रम का सरलीकरण बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑटोमेट द प्रोसेस, मतलब कि प्रत्येक प्रोसेस को हमें क्या करना है, ऑटोमेटिक कर देना है। हर जगह ऑटो स्वचालन को माइग्रेट कर देना है, माइग्रेशन कर देना है। ठीक, उसके बाद हम बात करें इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती हैं। ठीक, तो स्ट्रेटजीज उसकी मतलब कि उसके स्पेशलाइजेशन क्या है ऑपरेशन का, किस ऑपरेशन पे हम काम कर रहे हैं वो चीज़ों को समझना। ठीक है, कंबाइंड ऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करना, और सतत प्रोग्राम मतलब साइमल्टेनियस मतलब एक साथ करना। ठीक है, एक साथ कोई कई ऑपरेशंस करना। प्रक्रम का एकीकरण मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस को एक साथ मशीन में डालना। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, मतलब कि जैसे मान लो अगर 5 mm का प्रोडक्ट बन रहा है तो हम उसको 10 mm का बना सकें। ठीक, उसी मशीन पे। उसके बाद जो मटेरियल हैंडलिंग और भंडारण होता है उसमें हम इम्प्रूवमेंट करें, ऑनलाइन इंस्पेक्शन करें मशीनों का एक जगह बैठ के कंप्यूटर के थ्रू। उसके बाद क्या है, हमारा प्रोसेस कंट्रोल एवं ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन पे हम ध्यान दें। उसके बाद प्लांट ऑपरेशन कंट्रोल पे भी ध्यान दें। CIM कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का कंप्यूटर का हर जगह उपयोग करें। ठीक है,
टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन ये 3 प्रकार का होता है, फिक्स, प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल। ठीक है, फिक्स ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर मान लो हम 5 mm की अगर कोई बोतल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये एक बोतल है, ठीक है, जो कि 5 mm की है जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें मान लो 10 mm की बोतल का अगर ऑर्डर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, जो फिक्स हमारा रहेगा ऑटोमेशन रहेगा उससे हम नहीं बना सकते, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है ही नहीं। अगर मान लो हम 10 बोतल दिन भर में बना रहे हैं तो 10 ही बोतल बनाएंगे। मान लो 15 बनाने का अगर मुझे टेंडर मिल जाता है तो हम 15 नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो हमारा फिक्स ऑटोमेशन है। उसके बाद हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन क्या होता है, इसमें हम प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, the programmable automations are those in which we use the program for a manufacturing process। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नम फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की, तो फ्लेक्सिबल और फिक्स समझ ही गए होंगे। अगर ये हमारा फ्लेक्सिबल होता तो हम जैसे मान लो ये 5 mm की बोतल है तो हम इसकी जगह 10 mm की बोतल भी बना सकते थे। अगर मान लो हमें आज 10 बोतल का ऑर्डर मिला है, हम 10 ही बोतल का ऑर्डर दिन भर में बना पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा फ्लेक्सिबल होगा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होगा तो हम 10 की जगह 100 बोतल बना सकते हैं। ठीक है, तो यही अंतर होता है फ्लेक्सिबल में और इसमें। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें कि नीड ऑफ ऑटोमेशन की आवश्यकता क्या है, तो कम श्रमिक की आवश्यकता के लिए, उच्च गुणवत्ता के लिए, ठीक है, बेटर प्रोडक्शन के लिए, जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं सब लिख दो। अधिक सुगम उत्पादन के लिए, अधिक सुरक्षित वातावरण के लिए, उच्च गुणवत्ता के लिए, उत्पादन की डिलीवरी समय में कमी, मतलब डिलीवरी समय से हो जाए, उत्पादन लागत में कमी के लिए, कम स्क्रैप बनाने के लिए, श्रमिक लागतों की कमी के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जितना मन में आ जाए वो सब लिख डालिएगा एग्जाम में। उसके बाद हम बात करें स्वचालन के लाभ एवं हानियाँ, गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। ठीक है, इसके लाभ है, रोजगार में सुधार हो जाता है, रिजेक्शन में कमी, कार्य घंटों में कमी, दुर्घटनाग्रस्त मतलब कि मानव जल्दी नहीं दुर्घटनाग्रस्त होता है, अच्छे समाज के निर्माण में, जटिल प्रक्रियाओं में। ठीक है, हानियाँ क्या क्या होती हैं, मानव कौशल में कमी, मतलब कि मनुष्य अगर उन चीज़ों को नहीं करेगा तो करना भूल सकता है, बेरोजगारी का बढ़ाना, और उसके बाद दक्ष संचालकता की आवश्यकता, मतलब कि जो स्किल्ड ऑपरेटर इसके लिए चाहिए रहता है। उसके बाद प्रारंभिक एवं अनुरक्षण लागत उच्च हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है हमारा कैड, दूसरा होता है कैम, या फिर ये भी हम बोल सकते हैं पहला होता है हमारा सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हमारा हार्डवेयर। ठीक है, या फिर हम अगर इसकी डेफिनेशन दें तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसका प्रयोग कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है, ठीक, कैम कहलाता है। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के रूप में हम कैड का प्रयोग करते हैं, हार्डवेयर के रूप में हम कैम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कैड को तो आप लोग जान ही गए हो। कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब कि डिजाइन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो हमारे कंप्यूटर की हेल्प से होते हैं। ठीक है, CIM में। और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है, फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी होती हैं कंपनी में, जितने भी काम होते हैं सब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो हमारा प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसके रख रखाव, उसके असेंबलिंग तक जितना भी काम होता है सब हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में आता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर वाला काम होता है वो हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन में आता है, मतलब कि केवल सॉफ्टवेयर से हम डिजाइन करते हैं जो प्रोडक्ट हमें बनाना रहता है। ठीक है, उसके बाद इसके मुख्य अवयव क्या होते हैं, इसके मुख्य अवयव होते हैं मार्केटिंग, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोसेस प्लानिंग। इसके 3 मुख्य अवयव होते हैं। मतलब मार्केटिंग का मतलब है मार्केट में जाकर के हम पता करेंगे कि हमारा जो कस्टमर है उसको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, कस्टमर से हम फीडबैक लेंगे, फीडबैक लेने के बाद उसी की हम फिर डिज़ाइन बनाएंगे। कस्टमर को मोबाइल 5 GB रैम का नहीं, उसको 10 GB रैम का पसंद है। ठीक है, तो हम 10 GB रैम की मोबाइल डिज़ाइन करेंगे, उसको 4G नहीं 5G पसंद है। ठीक है, तो हम 5G प्रोसेसर पे हम मोबाइल डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद ही हम उसकी प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग करने के बाद ही हम उसका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखो ये सारी प्रक्रिया एक सर्किल में दर्शाई गई है। स्कोप ऑफ CIM, सबसे पहले हमारा क्या आता है अंदर, फैक्ट्री ऑपरेशंस होते हैं। फैक्ट्री ऑपरेशंस के बाद डिज़ाइन पे हम आते हैं, डिज़ाइन के बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग होती है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, उसके बाद बिजनेस फंक्शन आते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात करें तो ये भी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि ऐसे मशीन या फिर मशीन टूलों का समूह जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय या भंडारण निकाय से आंतरिक रूप से जुड़ा होता है। इस निकाय का नियंत्रण कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किया जाता है, ठीक है। या फिर एक निकाय एक साथ कई पार्ट्स बनाने में सक्षम होता है, ठीक। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि कोई भी एक मशीन कई पार्ट्स एक साथ बना दे तो वो फ्लेक्सिबल मशीन होती है, और अगर वो एक ही पार्ट बना रही है तो वो फिक्स मशीन होती है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक मशीन टूल, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय, कंप्यूटर नियंत्रण निकाय, ठीक है, ये सब आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो लाभ ये होते हैं कि ये तीव्र होता है तथा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में परिवर्तन कम लागत में संभव होता है। मानव श्रम लागत में कमी आती है, भंडारण में कमी आती है, ऑटोमेटिक होने के कारण गुणवत्ता इसकी उच्च हो जाती है, ठीक है। आउटपुट या इनपुट लागत कम होती है, पूंजी की बचत अधिक होने लगती है, ठीक है। त्रुटियां कम होती हैं। एफएमएस की हानियाँ ये हैं, लागत उच्च होती है, अनुरक्षण लागत भी उच्च होती है, ठीक है। उसके बाद त्वरित तकनीकी खराबी ज़्यादा संभव होती है। इसके प्रकार ये कितने प्रकार का होता है? एकल मशीन सेल, नम्य उत्पादन मशीन सेल या नम्य उत्पादन निकाय। तो इसमें मैं ऐसे ही बता दूं, जिसमें एक सीएनसी मशीन होती है वो एकल मशीन सेल कहलाता है, और जिसमें दो या दो से अधिक सीएनसी मशीन होती हैं, 2 या 4 सीएनसी मशीन हो तो उसे हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल बोलते हैं, और जिसमें 4 या 4 से अधिक सीएनसी मशीन का प्रयोग किया जाए तो उसे हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, यही 4 या 4 से अधिक, ठीक, यही सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है? तो डिज़ाइन संबंधी जितने भी काम होते हैं, डिज़ाइन को बनाना, ठीक है, डिज़ाइन का विश्लेषण करना, डिज़ाइन का विकास करना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। इसके दो मुख्य घटक होते हैं, एक आईजीसी और दूसरा डिज़ाइनर। आईजीसी का मतलब होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होती है? जो कि हमारा सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर, आईजीसी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। मान लो अगर हमारे पास डिजाइनर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर सॉफ्टवेयर है डिजाइनर नहीं है, तो हमारा जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है वो काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए डिजाइनर की भी आवश्यकता होती है। डिजाइनर जो डिज़ाइन करता है, सॉफ्टवेयर पे काम करता है। आईसीजी क्या होता है? इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो यह एक सिस्टम होता है जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को सम्मिलित के रूप में होता है। इसकी सहायता से हम न केवल डिज़ाइन के डाटा चित्रों, आरेखों, चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बल्कि उसमें बदलाव, सुधार, छोटा बड़ा या जोड़ना घटाना भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि डिज़ाइन में जो भी चेंज होंगे, ये एक सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, इसे दोनों बोल सकते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को, आईसीजी को। इसमें मतलब कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही मिक्स होता है, ठीक, दोनों को मिलाकर के ही हमारा ये इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स बनता है, ठीक है। पार्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोकैड वगैरह होता है, ठीक। तो डिजाइनर इस पर ये सारे काम करता है। तो देखिए, इसमें डिजाइनर का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह मुख्यतः स्वतंत्र विचारक होता है जो किसी उत्पाद की कल्पना करता है तथा उसे रूप देने के लिए विभिन्न ज्यामिति की रचना करता है, ठीक है। अब कैड के उद्देश्य ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लें और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।